जी हां दोस्तों, भागवत का पर चौंकाने वाला ऐलान, बीजेपी खेमे में मची खलबली। मगर क्यों मुस्कुरा पड़े योगी और शाह के पैरों से खिसकी जमीन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार लगातार जीतने के बाद एक बार फिर से मोदी, शाह और संघ के बीच में कड़वाहट और दूरियां बड़े स्तर पर आ गई हैं। आखिर मोदी के बाद में कौन अब प्रधानमंत्री को लेकर के मोहन भागवत ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया जिसकी बुनियाद पर उत्तर प्रदेश को संभाल रहे योगी आदित्यनाथ तो मुस्कुरा पड़े, मगर अमित शाह दरअसल हड़बड़ा गए। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, मैं तो यह कल्पना नहीं कर सकता था कि लगातार किसी भी तरीके से लगातार मिलती हुई जीत के बाद भी मोदी शाह के मुकाबले संघ कुछ अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, मोदी और शाह ने खुद को भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत ऊपर कर ही लिया है, मगर संघ के सामने भी मोदी और शाह मानो खुद को उस संस्था का एक तरीके से क्रिएटर समझ रखे हों। क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह के कदम, जिस तरह की कामयाबी लगातार मोदी शाह को मिल रही है, उससे तो यही लग रहा है। मगर दोस्तों, बीच में जिस तरीके से ये खबरें आई कि मोदी और शाह के और संघ के बीच में, भागवत के बीच में कड़वाहट इतनी है, दूरियां इतनी आ चुकी हैं कि जिसमें अब 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा काम नहीं करेगा, उनकी जगह किसी और को भागवत फाइनलाइज कर चुके हैं। मगर जब लगातार चुनावी कामयाबी मिलती रही तो फिर ये खबरें थमी और संघ की तरफ से भी हथियार डालने जैसी बातें सामने आई। मगर दोस्तों, एक बार फिर से मोहन भागवत ने कुछ ऐसा ही ऐलान किया है। आपको बताएंगे कि अमित शाह उस ऐलान से परेशान क्यों हैं और योगी मुस्कुरा क्यों रहे हैं। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर मोहन भागवत ने नए सिरे से कुछ ऐसा कर दिया और कह दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट कर चुकी है कि 2029 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी की अगुवाई में ही लड़ेगी। अब दोस्तों, इसी बीच में भागवत का बयान आया। दरअसल उनसे एक सवाल पूछा गया तो इस पर आरएसएस चीफ ने कहा, सवाल इसी से जुड़ा हुआ था मोदी साहब से। आरएसएस चीफ भागवत ने बड़े सहजता के साथ में कहा। दरअसल मोहन भागवत से, आरएसएस के चीफ से, जब प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह सवाल पूछा गया, इस पर आरएसएस चीफ ने सहज भाव में कहा, बस शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। यानी कि मोदी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर आरएसएस चीफ ने कहा कि उनको शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत से दरअसल यही सवाल पूछा गया था। हालांकि दोस्तों, कई सारी चीजों के बारे में उनकी तरफ से यह साफ किया जाता रहा लगातार कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अधिकार क्षेत्र से बाहर होती है, जिन पर लोगों को अपनी राय तक नहीं देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मौके पर इस कार्यक्रम में मोदी का नाम लेकर के उनसे जब सवाल किया गया तो कहते हैं कि मैं उनको शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। दोस्तों, आपको मैंने इस पर कुछ शोज करके डिटेल बताई थी। कुछ माह पहले सितंबर में पीएम मोदी ने 75वां जन्मदिन मनाया, जिसके बाद सेवानिवृत्त नीति को लेकर के अगले प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर अटकलें लगातार होती रही। आपने सुना होगा कि मोहन भागवत ने कैसे कहा था, किस तरीके से कुछ महापुरुषों का एग्जाम्पल दिया था कि 75 के बाद तो रिटायर हो जाना चाहिए, 75 के बाद दूसरों को मौका दिया जाना चाहिए, 75 के बाद में एक अलग तरह की स्थिति है। और लोगों ने यह मान लिया था कि साहब 75 पूरा करते ही मोदी साहब तो गए, या 2029 में उनका चेहरा तो काम नहीं आएगा, या फिर 2029 के चुनाव में अगर लोकसभा में बड़ी पार्टी एनडीए बनी, सरकार बनाने की स्थिति में, फिर मोदी नहीं होंगे। हालांकि दोस्तों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार मोदी शाह की खासियत तो कहते रहे कि साहब तो रहेंगे तो वही, जबकि एक खेमा बीजेपी के अंदर का एक अलग तरीके के असंतोष से घिरा हुआ रहता है। दूसरा खेमा इस पर बढ़ चढ़कर बोलता रहता। अभी हाल में ही देवेंद्र फडणवीस से जब प्रधानमंत्री मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के संबंध में पूछा गया था तो उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ में बेबाक होकर के कहा था कि किसी और के नाम के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है।
पीएम मोदी स्वस्थ हैं, 29 में वो नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी किसी 40 वर्षीय शख्स से भी ज्यादा मेहनत करते हैं। जब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं, तब तक उनके अलावा किसी और नाम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। और सिर्फ ये देवेंद्र फडणवीस के ही शब्द नहीं थे। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मोदी खेमे के कई सारे नेता लगातार अपनी बातें कहते आए हैं। मगर दोस्तों, दिसंबर के इस सर्द महीने में जब एक तरफ संसद के भीतर मोदी और शाह की सरकार बैकफुट पर है, भले ही थथरई करके उस मुद्दों से भटका करके खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, उसी हड़बड़ाहट में गाली गलौज मुंह से निकल जाए, लेकिन सच्चाई यह भी है कि दिसंबर के इसी महीने के अंत में किस तौर पर मोहन भागवत के बयान में राजनीतिक गलियारों में मोदी और शाह को लेकर के एक तरीके से मोदी और शाह के, या यूं कहें कि मोदी खेमे के लोगों के माथे पर पसीना ला दिया। तो क्या वाकई एक बार फिर से मोहन भागवत या आरएसएस या बीजेपी का वो धड़ा जो मोदी और शाह से संतुष्ट नहीं है, वो कुछ प्लान कर रहा है? दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि मोदी के बाद में कौन? दो चेहरे आपके सामने आते होंगे, आपकी आंखों में, आपके दिमाग में घूमते होंगे, एक शाह और एक योगी। हमने हाल में देखा किस तौर पर, किस अंदाज में बीते कुछ 2-3 वर्षों में शाह और योगी के बीच की जो रार रही है, शाह और योगी के बीच में यहां तक खबरें रही कि साहब शाह कई बार कोशिश कर चुके योगी आदित्यनाथ की जगह पर किसी और को बिठाने के लिए। मगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई सख्त फैसले या कई ऐसे आपत्तिजनक सख्त फैसलों के बारे में यही कहा जाता है, राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि दरअसल दिल्ली और लखनऊ के बीच की एक रार ऐसी है जिसमें दिल्ली को के सामने कमजोर ना पड़ने देने की वजह से, या फिर खुद को दिल्ली के सामने और बड़ा और मजबूत दिखाने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ विवादास्पद, आपत्तिजनक, कड़े और सख्त फैसले उठाते हैं जो कि एक पक्ष के सपोर्ट में और एक पक्ष के विरोध में होते हैं। उसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ खुद को लाइमलाइट में तो है ही हैं, खुद को दिल्ली के मुकाबले कमजोर नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए गाहे बगाहे उत्तर प्रदेश से ऐसी आवाजें उठती रहती हैं कि यूपी में योगी नहीं तो यूपी में बीजेपी नहीं। ये नारे दरअसल 2017 के बाद से जब चुनाव होने लगा, या 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद में योगी आदित्यनाथ को लेकर के उनके समर्थकों ने ऐसे नारे लगाए। जाहिर तौर पर मोदी के बाद कौन में योगी आदित्यनाथ ही खुद को सबसे ज्यादा उस पद का दावेदार समझते हैं और मानते हैं। वो तो शाह से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और दावेदार के तौर पर खुद को पेश कर चुके हैं। ऐसी भी खबरें निकल कर आई कई बार कि संघ के यहां योगी और संघ के बीच में इस बात को लेकर के एक तरीके से सहमति भी बन चुकी थी, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के संघ को कुछ ज्यादा आपत्तियां नहीं है सवाए कुछ चीजों को छोड़कर, लेकिन शाह को लेकर के संघ के यहां आपत्तियों की एक लंबी फेरिस्त है। इसीलिए संघ ये कभी नहीं चाहेगा कि मोदी के बाद शाह प्रधानमंत्री बने। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक तरीके से देखा जाए तो सजी सजाई थाली उनको अपने सामने रखती है। अब इसको यूं समझिए, पाकिस्तान जो कि भारत का एक तरीके से दुश्मन देश, मगर पाकिस्तान दो देशों के बीच में किस तौर पर खेल करके अपना फायदा उठाता है, एक तरफ चाइना और एक तरफ अमेरिका। चाइना को जरूरत पाकिस्तान की इसलिए जिससे उसके कई सारे फायदे हों, अमेरिका को जरूरत पाकिस्तान की इसलिए जिससे उसके कई सारे फायदे हों। आप कई बार उसको देखते, पढ़ते और सुनते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ एक ऐसी स्थिति में है जिसमें संघ भी मजबूरी में योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बैकग्राउंड तो कोई संघ का बैकग्राउंड है नहीं, उनका बैकग्राउंड तो कोई हार्डकोर बीजेपी का भी बैकग्राउंड नहीं रहा। उनकी तो अपनी हिंदू युवा वाहिनी संस्था चलती थी, मगर उस संस्था के आधार पर योगी आदित्यनाथ काफी मजबूत रहे और मजबूत से मजबूत होते चले गए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि साहब अभी तो स्वस्थ हैं, दिखते स्वस्थ हैं, बोलते शानदार हैं, एनर्जी बेहतरीन दिखती है। तो ऐसे में एक धड़ा यह कहता है कि अभी मोदी के बाद कौन के सवाल की गुंजाइश भी नहीं, मगर दूसरा धड़ा यह कहता है कि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के बीच में इतने रार, इतने धड़े हैं
भले ही कोई कुछ ना कह सके मोदी और शाह के सामने, क्योंकि दोस्तों लगातार जब कामयाबी चुनाव में मिलती है तो फिर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी पार्टी पर किस तौर पर हावी होता है और कैसे लोगों को अपने इशारों पर नचाता है, ये राजनीति ही नहीं, इस दुनिया का दस्तूर भी है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी स्थितियां इस बीच में ऐसी आई जिसके बाद में सब शांति शांति हो गया, मगर एक बार फिर से मोदी के बाद में कौन वाला सवाल उठा। लेकिन दोस्तों भागवत का वो जवाब कि मोदी को उनको तो मैं बस शुभकामनाएं ही दे सकता हूं, जाहिर तौर पर वो कह सकते थे कि तो बीजेपी का विशेषाधिकार है, ये बीजेपी का इंटरनल मामला है, बीजेपी जिसको चाहे प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में रखे। लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी को बस मैं शुभकामना ही दे सकता हूं। इसके मायने कई सारे हैं, राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पंडित इसके मायने अपने अपने नजरिए से निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मोहन भागवत के इस बयान को देखने के बाद में मुझे लगा कि इस पर जनता तक पर्दे के पीछे की कहानी और इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जरूर रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखें।